कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और ये इतिहास का 5वां लेक्चर है। कल के वीडियो में हमने देखा था पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा था। पूरा पाषाण काल पढ़ा था, मध्य पाषाण काल पढ़ा था और नव पाषाण काल हमको आज पढ़ना है। हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, मध्य पाषाण काल हमने पढ़ लिया है और आज के क्लास में हमको देखना है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल कृषि की क्रांति नव पाषाण काल में होती है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल शुरुआत करते हैं हम लोग। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का जो समय काल है, इसका समय काल है 6000 बीसी से 3000 बीसी का इसका समय काल है। जब हम नव पाषाण काल पढ़ते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 चीजों को पढ़ते हैं। एक एक करके देख लेते हैं हमको पहले इसमें पढ़ना क्या है। 3 चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, इसको 3 भागों में बांट लेते हैं और इसी तरीके से हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे भी। पहले देखेंगे कि नवपाषाण काल का एक सामान्य परिचय देखेंगे, नवपाषाण काल का सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, चूंकि आपको पता है कि पूरा पाषाण काल का जो समय था, मध्य पाषाण काल का जो समय था, उसमें जो मानव है वो शिकारी था, संग्रह करता था, आखेटक था। हमने क्या कहा कि इसके पहले जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल। इसमें जो मानव था, मानव क्या था? शिकारी था, संग्रह करता था, संग्रह करता था। इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही नवपाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है, तो नवपाषाण काल में एक यहां से परिवर्तन होता है और मानव शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादकता की स्थिति में आता है। एक बदलाव होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है और मानव क्या हो जाता है? यहां से उत्पादकता, उत्पादकता की स्थिति, उत्पादकता की अवस्था में मानव आ जाता है। तो आखिर ये बदलाव के कारण क्या है, ये दूसरे हम पॉइंट में देखेंगे। और तीसरे पॉइंट में देखेंगे हम लोग वर्तमान में, जैसे आप भारत के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सभी क्षेत्रों में अलग अलग जो क्या है मौसम है, सभी क्षेत्रों में अलग अलग कृषि होती है, अलग अलग जो है वो पहनावा है, ओढ़ावा है। इसी तरह से हम जब नवपाषाण काल को देखते हैं तो देखते हैं कि भारत में नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता को देखते हैं। हमने क्या कहा, क्या देखते हैं? भारत में नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता देखते हैं, क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता। यही जो नवपाषाण काल पढ़ेंगे तो यही हम 3 चीज का अध्ययन करेंगे। हमने पहले में क्या बताया कि पहले में देखेंगे एक सामान्य परिचय देखेंगे, दूसरा में देखेंगे कि कैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी था, संग्रह करता था और नव पाषाण काल आते आते कैसे जो है वो मानव उत्पादन की अवस्था में आ गया। इस बदलाव के कारण क्या है, इस परिवर्तन के कारण क्या है, इसको देखेंगे। और तीसरा में देखेंगे कि भारत में नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता जो है वो किस प्रकार की थी, इसको हम तीसरा में देखेंगे। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे हम पहले देखेंगे कि नवपाषाण काल का एक सामान्य परिचय देखेंगे। देखते हैं आगे हम लोग। हमने कहा क्या देखेंगे? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम लोग पहला नंबर क्या देखेंगे कि इसका समय काल देखेंगे। समय काल क्या है इसका? हमने बताया 6000 बीसी से 3000 बीसी का जो समय काल है वो नवपाषाण काल का समय काल है। दूसरा क्या देखेंगे कि नवपाषाण काल में देखेंगे कि मानव जो जीवन है वो मानव अस्थाई जीवन जो है वो प्रारंभ कर दिया, एक निश्चित स्थानों पर रहना प्रारंभ कर दिया। हमने क्या कहा कि मानव का अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन की क्या हुई? शुरुआत।
मानव की अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई, मानव एक जो है वो निश्चित स्थान पर रहना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आपको पता है कि मानव जब अस्थाई जीवन मानव का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास होगा। क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नवपसार काल में जो है वो ग्रामीण विकास होती है, नवपसार काल में ही जो है वो सामुदायिक भावना का विकास होता है। क्या होता है, सामुदायिक भावना का विकास होता है, भावना का विकास होता है, विकास हुआ। क्या कहा हमने, क्या कहा कि एक तो ग्रामीण विकास हुआ नवपसार काल में, चूंकि जीवन अस्थाई हो गया, सामुदायिक भावना का विकास हो गया, और जब अस्थाई जीवन होगा तो आपको पता है कि कृषि होगी। हमने कहा कि नियमित कृषि होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अस्थाई जो है वो जीवन के कारण जो है वो नियमित कृषि प्रारंभ हो गया, नियमित पशुपालन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। हमने क्या कहा, नियमित नियमित कृषि एवं नियमित पशुपालन, नियमित कृषि एवं नियमित पशुपालन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि जब नियमित कृषि प्रारंभ होगा तो कृषि की क्रांति होगी, और जब कृषि की क्रांति होगी तो आपको पता है कि ये जो काल है नवपसार जो काल है, ये मृदभांड के निर्माण के काल है। नवपसार काल में ही मृदभांड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस काल में पहली बार मृदभांड का निर्माण हुआ, मृदभांड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस काल में पहली बार मृदभांड का निर्माण हुआ। जब प्रारंभ देखेंगे नवपसार काल का, तो प्रारंभ में जो मृदभांड बने हैं वो चाक रहित मृदभांड बने हैं, चाक रहित। लेकिन आपको सबको पता है कि नवपसार काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो देखेंगे कि बाद के कालों में जो है वो चाक युक्त जो है वो मृदभांड बनना प्रारंभ हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो पहिए का आविष्कार हुआ वो कब हुआ था, नवपसार काल में हुआ था, और पहिए का आविष्कार के बाद जो है वो चाक युक्त जो है मृदभांड का निर्माण शुरू हो जाएगा। पांचवा नंबर देखते हैं कि इस काल के जो औजार बने हुए हैं वो पिछले काल की तुलना में बहुत बेहतर है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है। किस प्रकार के औजार है, औजारों को खरीद कर, घिस कर, औजारों में पॉलिश करके औजार बनाए जाने लगे। इस काल के जो औजार आपको देखने को मिलेंगे, हथिया देखने को मिलेगा, उन्नत जो किस्म का कुल्हाड़ी देखने को मिलेगा, तीर धनुष देखने को मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, भाला देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये भी देखेंगे क्योंकि ये जो समय काल है ये कृषि क्रांति का समय काल है, तो इस काल में ओखल मूसल का भी जो है वो प्रयोग किया जाएगा। तो नवपसार काल का ये एक सामान्य परिचय था जिसको हमने देखा। दूसरा टॉपिक में हमने कहा था कि हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है वो मानव एक शिकारी संग्रहकर्ता जीवन से उत्पादन की अवस्था में आ गया, और उस अवस्था में आने के क्या कारण था। दूसरा हमने कहा, दूसरा हम देखेंगे कि कैसे जो है, हमने कहा कि पूरा पसाड़ काल, पूरा पसाड़ काल, और इधर देखेंगे मध्य पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, ये समय है। और इन दोनों में हम देखते हैं कि जो मानव है वो क्या है, शिकारी है, संग्रह करता है, संग्रह करता है। और मानव का जो जीवन है वो प्रकृति पर निर्भर है। हमने कहा जीवन किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही हम लोग नवपसार काल में आते हैं, नवपसार काल में आते हैं, तो यहां से यहां आने में एक बहुत बड़ा क्या होता है, बदलाव होता है, बदलाव होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होगा, जीवन कैसा हो गया, जीवन अस्थाई हो गया। जो मानव यहां पे प्रकृति पर निर्भर था, इस काल में मानव स्वयं पर निर्भर हो गया।
सॉरी स्वयं पर जो है मानव निर्भर हो गया। तो इस बदलाव के क्या कारण है, क्या कारण है बदलाव के, इसी को हम लोग देखेंगे। जब बदलाव के कारण को पढ़ेंगे तो इस बदलाव को लेकर विद्वानों में अलग अलग जो है वो भिन्न भिन्न विचार है। एक एक करके हम देखते हैं कि इस बदलाव को लेकर कौन विद्वान क्या क्या कहते हैं। देखते हैं बदलाव क्यों हुआ, बदलाव क्यों हुआ। हमने कहा बदलाव या परिवर्तन क्यों हुआ। देखते हैं कुछ विद्वान कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वान कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो गया, जनसंख्या में वृद्धि के कारण। कुछ विद्वान कहते हैं कि संस्कृति के कारण, संस्कृतियों के कारण। और कुछ विद्वान जो है वो सिद्धांत जो देते हैं वो उत्पादन संबंधी सिद्धांत देते हैं, उत्पादन संबंधी सिद्धांत कुछ विद्वान देते हैं। समझते हैं एक एक करके। जलवायु परिवर्तन को पहले देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो क्या सिद्धांत है, किस तरह से कहा गया है कि जो है वो बदलाव क्यों हुआ, जलवायु परिवर्तन के चलते क्यों हुआ। इस सिद्धांत को जो विद्वान दिए हैं इनका नाम है आर पेम्पली, आर पेम्पली। और एक विद्वान का नाम है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। आर पेम्पली और गार्डन चाइल्ड का कहना था क्योंकि इस काल में जलवायु परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण नई नई वनस्पतियों का उदय होता है, और नई नई वनस्पतियों के उदय के कारण मानव जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादन की अवस्था में आया और कृषि क्रांति हुई और नवपाषाण काल का समय आया। क्या बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का उदय हुआ, वनस्पतियों का उदय हुआ, और इसी के कारण जो है वो मानव जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादन की अवस्था में आया। दूसरा जनसंख्या वृद्धि। हम देखते हैं सॉरी कहा गया इसमें कि पिछले काल में की अपेक्षा, पिछले काल की अपेक्षा इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। आपको हमने बताया था कि मध्यपाषाण काल में जनसंख्या में काफी क्या हुई थी, वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि का काल भी उसको कहा गया। तो विद्वान कहते हैं कि पिछले काल में जिस तरीके से भोजन जुटाया जा रहा था, इस काल में चूंकि जनसंख्या वृद्धि हुई तो पिछले काल में जिस तरीके से भोजन जुटाया जा रहा था वो तरीका इस काल में सार्थक नहीं रहा। इसलिए चूंकि वो तरीका सार्थक नहीं रहा, इसलिए जो है नए नए तरीकों का खोज हुआ, और इसी के कारण जो है वो क्या हुआ, मानव जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादन की अवस्था में आया। हमने क्या कहा कि पहले वाला तरीका सार्थक नहीं रहा, सार्थक नहीं रहा। फलतः इस काल में मानव शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादन की अवस्था में आया। क्लियर है। तीसरा हम देखते हैं संस्कृतियों के कारण। विद्वान का नाम है व्रेडवुड, व्रेडवुड विद्वान का नाम है। ये कहते हैं कि पिछले काल में मानव जो संस्कृतियां थी वो तैयार नहीं थी। इस काल में संस्कृतियां तैयार हुई, आपसी लेन देन बढ़ा, सहयोग बढ़ा, और इसी के कारण जो है ये बदलाव हुआ और मानव शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादन की अवस्था में आया। क्लियर है। और चौथा नंबर उत्पादन संबंधी सिद्धांत है, और इस विद्वान का नाम है
वेंडर, वेंडर नाम है इनका। ये कहते हैं कि जो बदलाव हुआ मानव शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादन की अवस्था में आ गया। ये बदलाव कोई छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव था ये। इसलिए इस बदलाव के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि इसके सभी कारक क्या हैं, जिम्मेदार हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन संबंधी सिद्धांत, और ये वेंडर ने क्या किया था, दिया था। तो यह हमने देख लिया, 2 पॉइंट हमने देख लिया। एक तो हमने देखा कि जो है वो बदलाव के कारण क्या थे, विद्वान जो है वो अपनी राय क्या क्या कहते हैं, उनका क्या क्या मत है। और तीसरा में हमको देखना है कि भारत में नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता को देखना है। देखते हैं भारत के जो है वो मैप के माध्यम से, फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं किस प्रकार की विविधता है। हमने क्या कहा, विविधता देखेंगे। तीसरा नंबर हमारा पॉइंट क्या है, भारत में नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता, इसी को देखना है हमको। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, इसको एक एक करके एक मैप बना लेते हैं हम लोग। मैप हम लोग जो है वो बना लेते हैं एक। ये भारत का एक मैप है, आधा ही मैप बनाना है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है पाकिस्तान और यहाँ पे है अफगानिस्तान। ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र। इसके बाद यहां पे जो जगह है इसको बोलते हैं मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी। ये हो गया दक्षिण का क्षेत्र। यहां पे हम देखते हैं जो यहां पे क्षेत्र होता है ये होता है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर क्षेत्र। और यहां पे होता है उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र यहां पे होता है। देखते हैं इसका जो समय काल है, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र का समय काल है, ये समय काल है 7000 BC से 3500 BC का समय काल है। और ज्यादातर यही जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, क्योंकि इसी काल में आगे हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र के हम कुछ स्थल को हम देखेंगे तो इसमें स्थल है मेहरगढ़, मेहरगढ़ को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जगह का नाम है सरायखोला। क्या नाम है, सरायखोला। फिर देखेंगे एक जगह का नाम है किल्ली गुल मोहम्मद, किल्ली गुल मोहम्मद। फिर एक जगह का नाम है राणा घुंडई। क्या नाम है, राणा, जगह का नाम है राणा घुंडई, राणा घुंडई, ये एक जगह का नाम है राणा घुंडई, राणा घुंडई। इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है ये नाम है मेहरगढ़। एक प्रश्न आता है, आप देखिएगा प्रश्न में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। तो कहां से प्राप्त होते हैं, इसी मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। हमने क्या कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में इसका आंसर बदल गया है, हम लोग आगे देखेंगे जब मध्य गंगा घाटी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे आंसर बदल गया है। आप देखिएगा किताब तो उसमें अपडेट भी कर दिया गया है। देखेंगे कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है यहाँ पे हम देखते हैं कि जौ का 2 किस्म दिखाई देता है। गेहूं का हम देखेंगे, गेहूं का 3 किस्म यहाँ पे दिखाई देता है। फिर यहाँ पे खजूर की खेती होती है, खजूर की खेती, कपास की खेती। आप सबको पता भी होगा कि विश्व में
पहली बार जो कपास की खेती है इसी क्षेत्रों से प्रारंभ होता है। ये भी देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में घास फूस की झोपड़ियां, घास फूस की झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं जो साक्ष्य मिले हैं वो 4 कमरों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी आपको बता दें कि इस क्षेत्र में मानव के साथ पशुओं को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मानव के साथ जब पशुओं को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो परलौकिकता पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, आत्मा पर भी विश्वास करते थे। तो ये हमारा हो गया पश्चिमोत्तर का क्षेत्र का हो गया। आते हैं हम लोग उत्तरी क्षेत्र में। 2 स्थल यहाँ पे बहुत ही फेमस नाम है, आप जानते भी हैं। एक स्थल का नाम है बुर्ज होम। क्या नाम है? बुर्ज होम। और एक स्थल का नाम है गुफर काल। गुफर काल। इसका जो डेट है 2500 बीसी से 1500 बीसी। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2500 बीसी से 1500 बीसी इसका जो है वो समानता इसका समय काल है, लेकिन डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये बुर्ज होम। इसी बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से? इसी जो है वो बुर्ज होम से। हमने क्या कहा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, दफनाने का साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाका है। अब जो पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर, हमने कहा कि बुर्ज होम कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में। अब जब जम्मू कश्मीर वाला इलाका को आप देखिएगा तो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे कृषि कम होगा, पशुपालन ज्यादा होगा, और चूंकि ठंडा जगह है तो आपको ये भी पता है कि इस क्षेत्र में लोग गर्तावास बनाकर रहते थे। याद रखिएगा, इस क्षेत्र में अधिकतर जगह पर लोग जो है वो गर्तावास में रहते थे, गड्ढे में रहते थे, जमीन के नीचे रहते थे। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुर्ज होम देख लीजिएगा। बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य दिखाई मिल देते हैं, साक्ष्य उसके प्राप्त होते हैं। आते हैं हम लोग मध्य गंगा घाटी में। यहां पे देखते हैं, यहां पे जो स्थल है चौपानी मांडो। क्या है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो। और स्थल क्या है? आप जानते हैं कुलडीहवा। कुलडीहवा, कुलडीहवा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कुलडीहवा। अधिकांशतः विद्वान मानते हैं कि विश्व में धान की खेती का जो प्रारंभ हुआ ये कुलडीहवा से हुआ। हमने क्या कहा कि धान की खेती का प्रारंभ इसी कुलडीहवा से क्या करते हैं विद्वान मानते हैं। और यहीं पे एक जगह है, यूपी में ही जगह है, इसका नाम है लहुरा देव। नाम क्या है? लहुरा देव। लहुरा देव जो जगह है ये यूपी के संत कबीर नगर जिला में है। संत कबीर नगर जिला में है। लहुरा देव बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। लहुरा देव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लहुरा देव का जो समय काल है, लहुरा देव का जो समय काल है ये 8000 बीसी का समय काल है, और जो मध्य गंगा घाटी का समय काल है ये 4000 से लेकर 1200 बीसी का समय काल जो है वो मध्य गंगा का घाटी का समय काल है। लेकिन इसी में लहुरा देव का खोज हुआ और लहुरा देव का समय काल क्या हो गया? 8000 बीसी। हमने कहा था कि हम जब मेहरगढ़ इधर बताए थे तो हमने बताया था कि प्रश्न में आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर मिलता है क्या? मेहरगढ़। लेकिन यदि ये प्रश्न आया और मेहरगढ़ के साथ आपको लहुरा देव भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव, चूंकि आंसर बदल गया है। क्योंकि इसका जो समय काल है मेहरगढ़ का ये 7000 बीसी का समय काल है,
और जो लहुरा देव का समय काल है ये 8000 बीसी का समय काल है। अर्थात वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में आएगा और ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा, मेहरगढ़ होगा, तो आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। और यदि मेहरगढ़ लहुरा देव दोनों ही ऑप्शन में होगा तो आंसर लहुरा देव हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं हम अगला पे, दक्षिण में। दक्षिण में आप देखे होंगे, दक्षिण में जो है वो पहाड़ी इलाका है। तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाका में क्या होगा, कृषि जो है वो कम होगा, पशुपालन ज्यादा होगा। दक्षिणी में देखते हैं यहाँ पे जो कृषि होती भी थी थोड़ी बहुत, तो चारा कृषि होती थी। क्या होती थी, चारा कृषि होती थी, पशुओं के लिए कृषि होती थी। यहाँ पे कर्नाटक हम देखेंगे, कर्नाटक में जो बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे जो है वो मास्की है, यहाँ पे जो है वो संगन कलू है, पिकली हल है, क्लियर है, गुलबर्गा है, ये जो है वो कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। उतनूर है वो आंध्र प्रदेश से जो है प्राप्त हुए हैं। पयमपल्ली है जो यहाँ से तमिलनाडु से जो है प्राप्त हुए हैं। ये सभी जो है वो नवपाषाण काल के क्या है, स्थल है। आते हैं थोड़ा पूर्वोत्तर पे। पूर्वोत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ भी ये पहाड़ी इलाका है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है वो असम से जो है 2 स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं। उसका नाम है सारादल और एक स्थल का नाम है मार्काडोला। यहाँ भी देखेंगे कि पहाड़ी स्थल है, तो पहाड़ी स्थल है तो यहाँ पे भी कृषि कम होगा, पशुपालन क्या होगा, ज्यादा होगा। और भी देखते हैं, ये तो हो गया हम चारों पांचों देख लिए। इसके साथ ही कुछ अन्य स्थल भी हैं, जैसे बिहार में एक जगह है चिरांद। चिरांद जो है वो नवपाषाण काल का स्थल है। और बिहार में जो चिरांद है यहाँ से भारी संख्या में हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। और स्थल है खैराडीह, देखते हैं खैराडीह जो है वो गोरखपुर में है। क्लियर है। तो हमने जो है वो नवपाषाण काल देख लिया है, नवपाषाण काल का एक सामान्य परिचय देख लिया। ये भी देख लिया कि नवपाषाण काल में जो है वो इसके पहले जो समय काल था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता का समय काल था। तो किस तरह से नवपाषाण काल में बदलाव हुआ और कैसे जो है वो अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, कैसे कृषि क्रांति की शुरुआत है, हमने ये भी देख लिया। और तीसरा में हमने ये भी देख लिया कि भारत में नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता जो हमने देख लिया। हमने पश्चिमोत्तर क्षेत्र को देखा कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र का कैसे जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो मेहरगढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे शुरुआत में जो है वो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इधर देखते हैं कि विश्व में कपास का जो खेती होती है शुरुआत जो है वो इसी क्षेत्र से होती है। इस क्षेत्र में हमने कहा कि गेहूं हो गया, गेहूं के 2 प्रकार, जौ के जो है वो जौ के 2 प्रकार, गेहूं के 3 प्रकार की जो है कृषि साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल क्या हो गया, खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।